वारिस पठान जी, आपकी एक बहुत बड़ी दलील थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 के आने के बाद काशी, मथुरा, यहां पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग के बाद उन्होंने कहा यहां तो अप्लाई ही नहीं होता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब इस पर आप क्या कहेंगे? ये बीजेपी सरकार देश को 1992 बाबरी के एरा में ले जाना चाहती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज डिसमिस किया मुस्लिम साइड का जो मेंटेनेबिलिटी का पिटीशन था ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत। उसको अब ऑर्डर आया है, उसको पढ़ेंगे और मुझे यकीन है कि जो मस्जिद कमेटी है उसको डेफिनेटली इस ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू में जाएगी। अब हमारा ये वाकई जो वकील ने भी आर्ग्यू किया था नविका जी, उनका आर्ग्यूमेंट यही था कि दो पार्टीज ने एक कॉम्प्रोमाइज किया था, एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। दोनों कॉम्प्रोमाइज हुआ था 12/10/1968 में और वो कंफर्म हुआ था सिविल सूट के जज जो डिसाइड हुआ था 1974 में। अब 1974 से लेके 2020 तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया, तो लिमिटेशन का भी एक बार आता है, तो वो भी अप्लाई आर्ग्यू किया गया था कि 3 साल का जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सपायर हो गया था, 2020 के अंदर इन्होंने फाइल किया। अब कमिटी मैनेजमेंट जो है उसके पोजीशन के अंदर है, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द मॉस्क भी वहां पर है और इनका आर्ग्यूमेंट ये भी था कि प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वक्फ का ट्रिब्यूनल इसकी सुनवाई करे, ना कि कोई सिविल कोर्ट इसकी सुनवाई करे। अब ये सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज जो भी ऑर्डर दिया उसको रिव्यू में जाया जाएगा। लेकिन नविका जी, मेरा कहना सिंपल साफ बात है, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है, क्यों आया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? क्योंकि उस वक्त भी ये था कि और सारी मस्जिद इस तरह की है, मंदिर को तोड़ के बनाया, काफी सारे एलिगेशन, बहुत सारी बातें आ गई थी। पार्लियामेंट में डिसाइड हुआ आफ्टर हियरिंग, सबको सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी अपनी बातें रखी। उसके बाद पार्लियामेंट के जरिए ये कानून पास हुआ कि 15 अगस्त 1947 उस दिन तक जो भी इस तरह के मॉन्यूमेंट्स, मस्जिद, स्ट्रक्चर्स है, उसका नेचर और कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते, वो साफ है। और आज इस वक्त तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एग्जिस्टेंस में है, वो हटा नहीं है। तो इस तरह का ये सब चीज लाना ये की चीज दर्शाता है कि जो भाजपा है ना, उसको अपने सिर्फ पोलराइजेशन करना है, ये पॉलिटिकल मूवमेंट आ गया है। वरना बाबरी के वकील सब रुक जाता। अभी तो इस तरह से बोले और 40,000 मस्जिद बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, काफी सारी चीजें आ रही है। अब मोदी को सोचना चाहिए कि पब्लिक ने मैंडेट दे दिया है, अयोध्या में आपने हमारी बाबरी मस्जिद शहीद कर दिया, आपने मंदिर बना दिया, चलिए आपके आस्था का था, जो भी था, देश तो संविधान से चलेगा। मगर वहां के लोगों ने बीजेपी को हरा दिया। ये क्या संकेत बीजेपी का मुद्दा क्यों बता रहे हैं? ये ऑर्डर तो कोर्ट से आया है, बीजेपी ने तो ऑर्डर नहीं दिया है, तो कोर्ट से आए हुए ऑर्डर को आप बीजेपी का ऑर्डर क्यों कह रहे हैं? नहीं, आप इतनी सरलता के साथ बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दे सकते नाविका जी। आपको ही मालूम है कि सरकार किसकी है, बीजेपी की। करा कौन रहा है? बीजेपी। क्यों करा रहा है? क्योंकि उनको पोलराइजेशन करना है। बीजेपी के पास मंदिर, मस्जिद, यही तो मुद्दा रह गया है, दंगा वंगा। तो 18 याचिकाओं पर जो सुनवाई होगी, तो क्या ये झटका है या नहीं है वारिस भाई के लिए? देखिए नाविका जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में एक बहुत ही सिंपल सा ऑर्डर किया था और वो कहा था कि शाही ईदगाह मस्जिद का एडवोकेट कमीशन द्वारा सर्वे हो। और जो मैंने कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाई थी, ऑन एफिडेविट कहा था कि शाही ईदगाह मस्जिद में बहुत सारे ऐसे साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदिर के हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिंदू मंदिर से जुड़ी हुई हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि सर्वे के ऑर्डर के खिलाफ शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया क्योंकि 7/11 की हियरिंग नहीं हुई थी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर इनको अपने केस पे इतना यकीन है कि ये शाही ईदगाह मस्जिद है जो बिना किसी मंदिर को तोड़ के बनी है, तो सर्वे से एतराज क्यों, सर्वे के खिलाफ गए क्यों सुप्रीम कोर्ट? हो जाने दीजिए वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे, एएसआई का सर्वे और देखते हैं क्या तथ्य आते हैं। आपने नाविका जी देखा है भोजशाला में क्या तथ्य आए, आपने नाविका जी देखा और सुना है कि ज्ञान व्यापी में क्या फैक्ट्स आए। अब आप हर एक बात को अगर एक पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को जॉब चाहिए, अरे पब्लिक को अपनी अस्मिता भी चाहिए, पब्लिक को अपनी डिग्निटी भी चाहिए। आपने हमारे जो
जो भगवान श्री कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं उनके मेन स्थल को कब्जा करके वहां पे गलत ढंग से मस्जिद बना ली है, और उसके लिए अगर कोई लीगल लड़ाई लड़ रहा है तो उसका पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप पॉलिटिकल रंग से टेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरह की बात हो रही है? मैं इनका बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, इनका अपना एक पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, पर ये एक वकील भी हैं। और नाविका जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इन्होंने 12 अक्टूबर 1968 के समझौते का जिक्र किया। आपने कभी कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट देखा है क्या नाविका जी, कि जिसमें जो किस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल ओनर है उसने उसमें साइन ही नहीं किया है? आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में 13.37 एकड़ जमीन राजा पट्नीमल ने ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन में खरीदी थी, और वो सारी संपत्ति श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दी गई थी। साइन किसने किया है नाविका जी उस डॉक्यूमेंट पे? श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद ने। और मैं उसकी तह में जाऊंगा कभी जब आप समय देंगी कि वो साइन करने के पीछे किन लोगों का हाथ था। वो भी एक अलग साजिश है, पर उसको अगर 1 मिनट के लिए छोड़ भी दे, एक मिनट वारिस भाई, तो वो जो साइन आपने जो साइन किया था वो साइन बाइंडिंग नहीं है, ना देवता पे और ना श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट पे और ना डेवोटीज पे। राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि अगर कोई देवता की प्रॉपर्टी के साथ एलिनिएट करता है तो उसको राइट है कोर्ट में आने का। देवता की प्रॉपर्टी के साथ गलत ढंग से एलिनिएशन हुआ, इसलिए हम कोर्ट आए। अब वारिस भाई ने सवाल उठाया कि 1968 में समझौता हुआ, 1974 में जजमेंट आया, तो इतनी लेट क्यों आए? नाविका जी, हमने अपने सूट में लिखा है कि हमें समझौते के बारे में 2020 में पता चला। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के कितने नहीं 20 जजमेंट्स इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने दिखाए हैं, और उसमें यह लिखा हुआ है फ्रॉड विशिएट्स एवरीथिंग। अगर कोई चीज फ्रॉड से ऑब्टेन की गई है तो उसको कभी भी चुनौती दी जा सकती है। लिमिटेशन एक्ट 1963 यहां पे अप्लाई नहीं होती है। अब इन और यही सवाल है वारिस पठान भाई, ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी जो है वो खारिज हो गई। अब ये गेम चेंजर होगी, और वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक पोजेशन रिलीफ एक्ट, ये सारी चीजें अब लागू ही नहीं होती, ये ऑर्डर में लिखा है। तो बताइए ना, क्या ये गेम चेंजर ऑर्डर है? मैं मेरे लर्नेड कलीग, लर्नेड फ्रेंड विष्णु जैन साहब से कहना चाहूंगा कि चिल्ला पुकार करने से सत्य झूठ में नहीं बदल जाएगा, झूठ सत्य में नहीं बदल जाएगा। आप पेशे से वकील हो, आदर करता हूं वकील क्योंकि मैं भी वकील हूं। आप संविधान को नहीं मानते। मेरा एक सवाल है आपसे विष्णु भाई, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को मानते हो या नहीं मानते हो? आज तो वो एग्जिस्टेंस में है ना। आप तो वकील हो, संविधान को मानते हो, देश तो संविधान से चलेगा ना, ना ही तुम्हारी आस्था से चलेगा ना मेरी आस्था से चलेगा। तो आप मानते नहीं होगा संविधान को? मोदी को खड़े होकर बोल देना चाहिए फिर पार्लियामेंट के अंदर कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसको हम नहीं मानते। एक लाइन के अंदर उनको जवाब दे देना चाहिए। बात नंबर 2, आपने कहा कि वो 1968 का जो समझौते का एग्रीमेंट था उस पर किसी की साइन नहीं थी। 1974 के अंदर तो फाइनल हो गया था, कोर्ट के अंदर कंफर्म्ड हो गया था सिविल सूट के अंदर ये बात। तो 1974 से 2020 तक आप क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे क्या? नहीं, आपको पोलराइज करना था अभी ना चुनाव को। इसलिए मैं बीजेपी का बोलता हूं नाविका जी कि बीजेपी के पास मुद्दा जो है सिर्फ यही बच गया है, गाय, मंदिर, मस्जिद, ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये इसके सिवा कोई मुद्दे बचे नहीं है इनके पास, जिससे पब्लिक भी कंटाल गई है। और मुझे यकीन है कुछ दिन के अंदर नाविका कुमार भी कंटाल जाएगी और उस तरह की डिबेट भी नहीं करेंगे। नाविका कुमार भी चाहेगी कि डिबेट हो, मगर डेवलपमेंट पे हो, विकास पे हो। देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है भाई साहब। अटल बिहारी वाजपेयी जी फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, महात्मा गांधी जी पार्लियामेंट में शपथ लेते वक्त आप अपने देश की बात में चर्चा करते हैं, जय फिलिस्तीन पहले कहते हैं। मैं अंत में एक ही सवाल पूछना चाहती हूं, शपथ लेते विष्णु जैन जी, क्या ये केस अयोध्या के रास्ते, मथुरा का केस अयोध्या के रास्ते जा रहा है, इसलिए वारिस पठान आज बहुत गुस्से में है? जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया वो क्या था? नाविका जी, इनकी पार्टी का जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया था वो क्या था? इनकी पार्टी का पार्लियामेंट में खड़े रहकर बीजेपी के एमपी ने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया था वो क्या? क्या नाविका और प्राइम मिनिस्टर मानते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन गया है? मेरा सवाल है,
यहाँ मेरे पे सवाल का जितनी जवाब इन्होंने दो। गंगा, क्या हमारा नौकरी की देश बात हिंदू की, राष्ट्र इस बन गया देश का है? यूथ क्या क्या चाहता है? नविका जरा जी, संविधान विष्णु पढ़िए। जैन, नरेंद्र मोदी AIMIM का। ये मानते हैं कि हमारा क्या भारत है देश हिंदू ये? राष्ट्र बन गया ये AIMIM है क्या? मैं पढ़ रहा हूँ, इसका लेके जरा बैठा संविधान हूँ, पढ़ा जाए। संविधान मैंने लेके इसको बैठा हूँ, चुनौती आपको दी है ज्ञान नाविका दे रहा जी, हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। आपको ज्ञान दे रहा हूँ। पढ़िए। ये आप जवाब नहीं, तो नहीं, दो, अपनी जय हिंदू political राष्ट्र party क्या का है? जो संविधान है उसको आप जवाब पढ़िए। दो विष्णु और भाई, सुनाइए। मेरी बात Challenge काट के करता हूं। आपको फायदा नहीं होने वाला है। नाविका जी, आज Playing to the gallery का मैं टाइम चला आज गया। मान्यवर Playing to the मान्यवर gallery